अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेडिकोज विद मी। आज हम अपनी वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी TCA साइकिल, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, जो कि हमारे पास मेन साइकिल आ जाता है। ये मैंने जो है ना इस तरह का देखें आप, मैंने मेन पॉइंट जो हैं ये साथ ही लिख लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अभी से नहीं डर जाना कि मैंने लिखा हुआ है देख कर, पहले साइकिल समझ लें पूरा और उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि ये साइकिल मुश्किल है या आसान है। वैसे ये बहुत इजी साइकिल है, मैं आपको इतना बता देती हूँ। आगे आपका डिसीजन तो आपका है भाई, हम कौन होते हैं आपसे पंगा लेने वाले। अच्छा जी, हमने मेन जो स्टेप था इसका, पायरावेट ने कन्वर्ट होना है एसिटाइल को ए में, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट वो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मेन यही डिस्कस किया था। तो आज हम आगे से डिस्कस करना शुरू करते हैं जल्दी से। ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना, जब ये एसिटाइल को ए के साथ मिलता है तो ये सिट्रेट बनाता है, और इस स्टेप का नाम हमारे पास आ जाता है सिट्रेट सिंथेसिस। और एंजाइम कौन सा आएगा, नाम के हिसाब से ही आ जाएगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है ना, अब इसके ना इसकी रेगुलेशन देख लें तो ये अपने ही प्रोडक्ट से इनहिबिट हो जाएगा। यानी जब सिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहेगा कि मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं सो जाता हूँ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, वो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब एसिटाइल को ए ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, तो वो देखेगा कि है अभी तो इतना काम रहता है, मुझे तो एक्टिव होना पड़ेगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम करेगा और वो सिट्रेट बनाना शुरू हो जाएगा। सिट्रेट के बारे में लिपिनकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इनहिबिट कर देता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को, जो कि ग्लाइकोलिसिस का मेन एंजाइम है, और एक्टिवेट कर देता है एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज को, जो कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का मेन एंजाइम है। तो ये दो साइकिल्स को अपने साथ साथ छेड़ा होता है। तो दूसरा जो स्टेप है हमारे पास कि सिट्रेट ने कन्वर्ट होना है आइसोसिट्रेट में। जब सिट्रेट ने आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होना है तो आपको पता है ये तो आइसोमराइजेशन है, सिंपल। आइसोमराइजेशन क्या होता है कि बीच में एक ही जो कंपाउंड होता है वो माइग्रेट कर जाता है। वो पहले अगर 10th वाले से जस्ट एन एग्जांपल के पहले अगर वो 10th वाली कार्बन पे अटैच था तो वो हट के सेकंड पे आ जाएगा, सिंपल सा यही होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये माइग्रेट करता है, ठीक है। जो पहले कहीं और था बाद में आइसोसिट्रेट में कहीं और आके लग जाता है और कोई भी चेंज नहीं आता इसके अंदर। एक ऑनिटेज आइसोमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसको इनहिबिट कौन करता है, फ्लोरोएसीटेट। अच्छा जी, तीसरा स्टेप जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का है, यानी हमने आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करना है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अब किसी भी स्टेप में इस साइकिल के अंदर वैसे अमूमन भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव आए तो हमने एंजाइम्स डीहाइड्रोजिनेज ही लिखना होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देनी है, डीहाइड्रोजिनेज आया तो NADH से रिलेटेड होता है, वो प्रोड्यूस होता है अमूमन। तो ये हो गया इसका इन नाम भी याद हो गया। आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप का नाम हो गया, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम हो गया। रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब देखिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये इसको रेगुलेशन तो आप खुद ही बता सकते हैं, आप माशाल्लाह इतने अक्लमंद तो है ना कि जब हमारे पास एनर्जी ऑलरेडी होगी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमें ये स्टेप करवाना लाजमी हो जाएगा। वो मैंने ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, मेन जो है ना इस साइकिल में हमने याद करना है, स्टेप के नाम याद करने हैं। स्टेप के नाम याद करके आपने उसके एंजाइम्स के नाम याद करने हैं और एंजाइम्स की रेगुलेशन याद करनी है। और चौथी चीज़, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कौन कौन से स्टेप में बन रहे हैं ये याद रखना लाजमी है। अच्छा जी, इसके बाद आता है अल्फा कीटोग्लूटरेट ने कन्वर्ट होना है सक्सिनाइल को ए में, इसका नाम भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। वो थी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट और चौथा स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब इसमें एंजाइम जो है वो नाम वाला ही है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। इससे आपको फटाफट से जल्दी याद करें, पिछले जो वीडियो थी उसमें एंजाइम कौन सा था, PDHC कॉम्प्लेक्स, और ये है अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ये दोनों जो होते हैं ना तकरीबन सिमिलर होते हैं। मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, कोएंजाइम्स जो होता है ये भी वही 5 यूज़ करता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में निमोनिक के साथ याद करवाए थे।
तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं से टीपीपी, डिपोइक एसिड, एफएडी, एनएडी और कोए, और इसको इनहिबिट करता है अपना ही प्रोडक्ट, यानी सक्सिनाइल कोए ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टेप चलेगा नहीं। अब फिर से नाम से डीकार्बोक्सिलेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाएगी, ऑक्सीडेशन तो NADH प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये स्टेप में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, सक्सिनाइल कोए बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है 5, इसका नाम है क्लेवेज ऑफ सक्सिनाइल कोए। क्लेवेज ऑफ सक्सिनाइल कोए, इसमें जो मेन थायो एस्टर बॉन्ड होता है, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है? थायो एस्टर बॉन्ड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ा जाता है और सक्सिनाइल कोए से कोए निकल जाता है और सिर्फ सक्सीनेट रह जाता है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, हवा है ये वाला तो साइकिल। अच्छा जी, एंजाइम कौन सा आएगा? सक्सीनेट थायोकाइनेज, थायो एस्टर है तो थायो एस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए थायोकाइनेज एंजाइम आता है, इसको हम सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा साइड प्रोडक्ट यहाँ पे सक्सिनाइल कोए और किधर किधर से बन रहा होता है वो देख लेते हैं। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जब होती है ना, तो उसमें प्रोपियोनाइल कोए से भी बनता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड की होती है, उसमें भी सक्सिनाइल कोए बन जाता है। इसके बाद हम सक्सिनाइल कोए को पायरुवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पायरुवेट आगे जाके क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप ना भी करें तो चलेगा। अच्छा, और एक सॉरी मैंने बात मिस कर दी है, इस स्टेप में ये होता है कि GTP जो है ना, वो हमारे पास ADP के साथ मिलता है, यानी अपना एक फॉस्फेट इसको दे देता है और हमारे पास ATP बनता है। तो ATP जो है वो 5th स्टेप में बन जाती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ADP, इसको लिख सकते हैं ADP प्लस फॉस्फेट गोज टू GTP या ATP। अब ये देखें ना, GTP बन रहा है, यानी अपना फॉस्फेट इसको देगा, तो हम अगर GTP को इंक्लूड ना भी करें तो हम सिर्फ लिख दें ADP और इसका फॉस्फेट मिलके ATP बना रहे होते हैं, वो इस साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। अब तक हमने क्या क्या बना लिया? एक NADH यहाँ बना, एक NADH यहाँ बना और एक ATP बन गया, तो 2 NADH और एक ATP हमने बना लिए हुए हैं। आगे देखते हैं स्टेप नंबर 6, इसका नाम है सक्सिनेट ऑक्सीडेशन। अब मैंने कहा था फटाफट से, ऑक्सीडेशन होती है तो एंजाइम कौन सा होता है? डिहाइड्रोजिनेज, तो एंजाइम आ जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये TCA साइकिल का वाहिद एंजाइम है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुआ होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एज ए कम्प्लेक्स 2 एक्ट करना होता है। लेट मी नो, अगर आप लोगों को ETC नहीं आती तो मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अच्छा, एंजाइम ये हमने डिस्कस कर लिया, और इसका सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होगी, यानी सक्सिनेट ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे हाइड्रोजन की फॉर्म में। FAD को जब सक्सिनेट से ऑक्सीडेशन से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, वो FADH2 बन जाएगा। एक और प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, 2 NADH बने, एक ATP बना और एक FADH2 हमारे पास यहाँ पे बन गया है। तो सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में। आई एम सॉरी, अजान का ब्रेक लेना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अजानें स्टार्ट हो गई हैं तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, हमने क्या किया? सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना लिया। अब फ्यूमारेट की हाइड्रेशन करेंगे, फ्यूमारेट की हाइड्रेशन होगी, कौन एंजाइम आएगा? फ्यूमारेज एंजाइम आएगा, फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाएगा मालेट के अंदर, और ये जो होता है यूरिया में, फ्यूमारेट यूरिया साइकिल में भी प्रोड्यूस होता है, प्यूरिन सिंथेसिस में भी प्रोड्यूस होता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में भी प्रोड्यूस होता है। अगेन ये ना भी करें तो चलेगा, मेन आपने स्टेप का नाम याद रख लिया, उसके एंजाइम का नाम याद रख लिया। अगला स्टेप फिर से ऑक्सीडेशन है, तो नाम से पता चल जाएगा, मालेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, और तीसरा NADH जो है वो हमारा वो इस स्टेप में रिलीज़ हो जाएगा। अब मैं इनकी रेगुलेशन आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपकी बुक वालों ने नहीं लिखी हुई, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात के लिए। अच्छा, अब हमने साइकिल कंप्लीट कर लिया, ऑक्सैलोएस्टेट बन गया, वो फिर से एस्टाइल कोए के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा, पूरा साइकिल दोबारा से चलता रहेगा। तो अब जो हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि देखिए,
3 NADH प्रोड्यूस हुए थे, है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक अभी जो हमने लास्ट पे किया। 3 NADH प्रोड्यूस हुए, एक FeDH2 प्रोड्यूस हुआ और एक GTP या डायरेक्ट हम कह सकते हैं ATP बना। तो NADH ने हमारे पास, एक NADH ने 3 ATP प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है, एक ने। तो 3 NADH हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 ATP हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 9 ATP यहाँ से आगे, एक FeDH2 2 ATP प्रोड्यूस करता है, 2 ATP आ गए और GTP यानी ATP एक और आ गया। तो टोटल एनर्जी यील्ड इस साइकिल की 9 2 11 और एक 12 एंजाइम्स होते हैं, 12 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ये आ गई एनर्जी यील्ड। एनर्जी यील्ड जो है ये वाइवा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर साइकिल की, याद रखना। इसके अलावा ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस साइकिल में बताएं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितने ATPs हमें मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हो क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो बता दीजिएगा किस टॉपिक पे बनानी है। इसके अलावा मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, कज़न्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।